मित्रों नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी अपना यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने इससे पहले अपना आखिरी वीडियो 18 अप्रैल को रिकॉर्ड किया था। आज 13 मई को मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बीच के लगभग 3 सप्ताह थोड़े से मुझे कष्टदायक निकले। तन मन सहज सामान्य नहीं रहा। इसका मन ज़्यादा खराब रहा, उद्विग्न रहा, उसका असर तन पर भी पड़ा। धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कोशिश की पहली कड़ी आज 13 मई को शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे भूल नहीं होंगे और मेरे चैनल को पहले की तरह अपनी प्यार मोहब्बत मुझे प्रदान करते रहेंगे। कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने मित्रों से भी कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज दादा श्री बालकवि बैरागी की 7वीं पुण्यतिथि और 6वीं बरसी है। इसलिए मुझे लगा कि आज तो यदि मैं अपना वीडियो नहीं डालूंगा तो खुद के साथ बेईमानी कर लूँगा। दादा की आत्मा मुझे क्षमा नहीं करेगी। अपनी जिम्मेदारी मानकर आज मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा कि इस वीडियो के साथ ही मेरा वीडियो डालने का, रिकॉर्ड करने का सिलसिला फिर से चालू हो जाए, वो फिर बंद नहीं हो। मित्रों, आज मैं दादा से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग आपको सुना रहा हूँ जिसके खुद की दादा ने भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा और आप और हम सोच भी नहीं सकते। कोई अपनी बहन की शादी में मुख्यमंत्री को बुलावा दे और बुलावा देकर कहे कि आपको मैंने निमंत्रण भेजा है, आप मत जाइएगा। ऐसा कहीं होता है? लेकिन ऐसा हुआ और किस तरह से हुआ, यही बताने के लिए आज दादा की पुण्यतिथि का प्रसंग, इस प्रसंग पर मैं आपको दादा से जुड़ा ये बड़ा रोचक किस्सा आपको सुना रहा हूँ। मेरे फोटो के साथ आप जो दो फ्रेम में 3 फोटो देख रहे हैं। ऊपर वाली फ्रेम में एक फोटो तो दादा का है और दूसरे वाले फोटो को शायद आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। ये हैं श्री गोविंद नारायण सिंह। ये 67 से 69 के काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो मध्य प्रदेश में बनी थी। राजमाता श्रीमती विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस से क्षुब्ध होकर, डीपी मिश्रा जी से क्षुब्ध होकर दल बदल करवाया था कांग्रेस के 35-36 विधायकों का और इनका नाम दिया गया था संयुक्त विधायक दल। विधायक अपने कई कानूनी स्थिति में संयुक्त विधायक दल की नेता तो थी श्रीमती विजया राजे सिंधिया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था गोविंद नारायण सिंह जी को। दादा गोविंद नारायण सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में प्रतिपक्ष के विधायक थे दादा। उसके बाद में जो सरकार गिरी थी गोविंद नारायण सिंह जी की और बाद में श्यामाचरण जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसमें दादा सूचना प्रकाशन राज्य मंत्री थे। लेकिन गोविंद नारायण सिंह जी के कार्यकाल में दादा प्रतिपक्ष के विधायक थे। दादा गोविंद सिंह जी के बड़े प्रिय पात्र रहे, बहुत अंतरंग थे और गोविंद नारायण सिंह जी बहुत लाड़ प्यार से इनको तू तड़ाक से बात कहते पुकारा करते थे और कविराज का संबोधन देते थे तो भी कहते थे, क्यों भाई कविराज क्या हाल है तेरा। तो कविराज भी कहते थे और तू तड़ाक से बात भी करते थे। बिल्कुल बड़े भाई की तरह उनसे स्नेह किया करते थे और उनकी भी इच्छा थी कि दादा भी दाल बदल कर लें, लेकिन वे दादा का स्वभाव जानते थे, इसलिए उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं किया। बहरहाल जब दादा प्रतिपक्ष में थे, प्रतिपक्ष के विधायक थे, उसी वक्त ये बात है मई 1968 की, 10 मई 1968 का प्रसंग है ये। जो ऊपर दादा और गोविंद नारायण सिंह जी के फोटो के साथ नीचे वाला फोटो आप देख रहे हैं, वो फोटो है मेरी छोटी बहन नीलू का और मेरे छोटे बहनोई बाबूदास जी बैरागी का, जिन्हें हम बीडी, घर में हम लोग परिवार में बीडी कह के पुकारते हैं। तो 10 फरवरी 1968 को नीलू और बीडी की शादी हुई थी। तो दादा ने निमंत्रण पत्र भेजने के क्रम में गोविंद नारायण सिंह जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण पत्र भेजा और निमंत्रण पत्र भेजने के बाद में उन्होंने टेलीफोन किया। उन्हें खबर कर देनी चाहिए ताकि उन्हें मालूम पड़ जाए, कभी डाक से नहीं मिले तो वो कभी उलाना नहीं, देख तुमने मुझे बुलाया नहीं। गोविंद नारायण सिंह जी के साथ एक जोड़ी रोचक स्थिति ये बनी थी कि सम्मिश्र सरकार बनने के 1.5 साल बाद ही
श्रीमती सिंधिया और गोविंदानंद सिंह जी में अनबन की स्थिति बन गई थी। हालत ये होती थी कि श्रीमती सिंधिया जब गोविंदानंद सिंह जी से मिलना चाहती तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाया करते थे, कभी दिल्ली चले जाया करते थे। जब श्रीमती सिंधिया मान लीजिए रेल से हवाई दिल्ली के लिए निकलती तो गोविंदानंद सिंह जी हवाई जहाज से भोपाल आ जाते थे, और श्रीमती सिंधिया यदि हवाई जहाज से निकलती थी तो ये रेल से निकल जाया करते थे। तो एक तरह से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे गोविंदानंद सिंह जी। तो बहुत प्रसन्न सुखद स्थिति नहीं थी दोनों नेताओं के बीच में, और गोविंदानंद सिंह जी उनसे मानो मुक्ति चाहते थे, ऐसा कुछ सिलसिला बना हुआ था। तो इसी क्रम में दादा ने टेलीफोन किया और कहा कि ठाकुर साहब, मेरी छोटी बहन की शादी है और मैंने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है, वो टेलीफोन पे आपको खबर दे रहा हूँ। न्योते की बात सुनते ही गोविंदानंद सिंह जी बोले, यार बैरागी, मैं पूरी तरह से फुर्सत में हूँ, मैं मना आऊँगा तो ठीक ठीक तारीख और वक्त बता दे, उस मुताबिक पहुँच जाऊँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब किस्सा मेरे सामने हुआ। गोविंदानंद सिंह जी की बात सुन के दादा घबरा गए, सरस्वती पुत्र की जबान लड़खड़ा गई। दादा ने लगभग हकलाते हुए जवाब दिया, ठाकुर साहब, पता नहीं आप क्या समझोगे, मैंने आपको न्योता जरूर दिया है, लेकिन आप आ मत जाना। मैंने तो शिष्टाचार वश न्योता दिया है, आप भी इसे शिष्टाचार तक ही रखिएगा और पत्र से ही बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिएगा। गोविंदानंद सिंह जी को लगा कि दादा मजाक कर रहे हैं। वो बोले, कविराज मजाक मत कर, मुझे भोपाल से निकलने का और राजमाता जी से बचने का बढ़िया बहाना और मौका मिल रहा है, तो तारीख और वक्त बता। दादा की घबराहट बढ़ गई, बोले, ठाकुर साहब, मैं आपसे भला मजाक कर सकता हूँ क्या? मैं सच कह रहा हूँ, आप मत पधारिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी और आप केवल चिट्ठी से ही आशीर्वाद दे दीजिएगा। बहुत आश्चर्य वाली बात इससे अधिक ये रही कि गोविंदानंद सिंह जी ने इस बात का बुरा नहीं माना। बहुत सहजता से बोले, ठीक है कविराज, तू कहता तो नहीं आऊंगा, लेकिन ये तो बता दे कि न्योता देकर आने से रोक क्यों रहा है। गोविंदानंद सिंह ने जब जिस तरह सहजता से सवाल पूछा, जवाब दिया, तो दादा को बड़ी तसल्ली हुई। दादा लंबी सांस लेके बोले, और तो कोई बात नहीं ठाकुर साहब, बात यह है कि आप अकेले तो आएंगे नहीं, कमिश्नर, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, पूरा अमला आएगा, भगदड़ मच जाएगी, सब लोग आप पर टूट पड़ेंगे, मेरी बहन की शादी एक तरफ धरी रह जाएगी, लग्न का मुहूर्त चुक जाएगा, आपके आने से शोभा तो बढ़ेगी, लेकिन मेरी बहन का ब्याह का मंडप खलियान बन जाएगा। इसलिए आपको मना करने की अशिष्टता दृष्टता कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कृपा करके आप मत आइएगा। दादा की बात सुनकर गोविंदानंद सिंह जी खूब हंसे, इतना हंसे कि टेलीफोन पे उनका हंसना हम लोग बाहर उनके आसपास जो बैठे हुए थे दादा के आसपास, हम लोगों ने भी उनकी हंसी सुनी। गोविंदानंद सिंह जी बोले, कविराज, तेरी बात सही तो है, ठीक है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, चल नहीं आऊँगा, तो अपनी बहन की शादी ठाठ से खूब धूमधाम से कर, किसी बात की तकलीफ मत देखना, मेरे जैसा कोई काम हो तो खबर कर देना। दादा ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपके जैसा काम आपको बता दिया है कि आपको नहीं आना है, और आपने हाथों कर भी दिया, बड़ी कृपा है आपकी, इसी तरह मेरी चिंता और देख रेख करते रहिएगा। और गोविंदानंद सिंह जी ने एक ईमानदार आदमी की तरह अपने वादा निभाया और वो शादी में नहीं आए, लेकिन उन्होंने उज्जैन कमिश्नर और मंदसौर कलेक्टर को तत्काल ही हिदायत दी, देखना, कविराज की बहन की शादी है, ये मेरी बच्ची की शादी मानना, कविराज को कोई तकलीफ नहीं हो, इसकी चिंता करना, पूरी व्यवस्था देखना। दोनों अफसरों ने दादा को अलग अलग टेलीफोन किए और गोविंदानंद सिंह जी की हिदायत सुनाते हुए कहा कि सर, हुक्म करें, हमें क्या करना है। सुनकर दादा और परेशान हो गए। दादा ने दोनों को एक ही जवाब दिया, मनासा मेरा गांव है, इसी ने मुझे पाला पोसा है, गांव वाले ही मेरा सारा काम कर रहे हैं, मुझे कोई काम करना ही नहीं दे रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है, बस आप भी वही कृपा कीजिएगा जिसकी कृपा मैंने ठाकुर साहब से मांगी थी, जो कृपा मांगी थी ठाकुर साहब से। कमिश्नर साहब ने तो हंसते हुए कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं माने, बोले सर मुझे माफ़ करें, मेरे ज़िले का मामला है और आप विधायक हैं और आपके यहाँ इंतज़ाम को मुझे देखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तो ज़रूर आऊँगा, आप कहें तो भी नहीं, अब आप कहें तो भी आऊँगा और आप मना करें तो भी आऊँगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। और अब तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मालूम हो गया कि आपके बहन की शादी है, तब मैं नहीं आऊँ, ये कैसे संभव है। बहरहाल शादी हुई, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक ठीक हुई, और
काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, देहातों के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में उसमें भाग लिया। और दादा, सच मानिए, जब तक बेटी की विदा नहीं होगी, बहन की विदा नहीं होगी, तब तक दादा का जी धक धक करता रहा कि ठाकुर साहब बड़े मानवोजी आदमी हैं, पता नहीं कब उड़न खटोले से नीमच उतर जाए, उनकी खबर आए कि वो मनासा आ रहे हैं। इसलिए जब तक बहन की विदा नहीं होगी, तब तक उनका ध्यान, आधा ध्यान इसी बात पर लगा, इस चिंता में लगा रहा। और जब बहन की विदा हो गई, तब उन्होंने फिर टेलीफोन किया कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि आप उड़न खटोला लेकर नीमच उतर आएंगे और आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे और सारी अस्त व्यस्त, सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो गोविंद जी ने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, अपनी जबान का पक्का हूँ, जब कह दिया कि नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। और फिर उन्होंने शादी के पूरे हालचाल पूछे। दादा ने उन्हें फिर धन्यवाद दिया, नहीं आने के लिए धन्यवाद दिया और अनुरोध स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। और उसके बाद दादा ये किस्सा कई कई बार सुनाया करते थे कि मेरी ज़िंदगी में ये एकमात्र ऐसा अवसर है कि जब मैंने अपने परिवार में आयोजित किसी प्रसंग के लिए, मंगल प्रसंग के लिए किसी को न्योता दिया और कहा कि न्योता दे रहा हूँ, लेकिन आप आ मत जाना, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एक मेजबान ने निमंत्रण के साथ साथ ने इनकार भी भिजवाया। बिल्कुल स्नेह भेज रहा हूँ, स्नेह निमंत्रण परिवार तुम्हें बुलाने को, वो मानस के राजहंस तुम आमद जाना खाने को। इस दशा में दादा इस किस्से को सुना के हर बार खूब हंसा करते थे और बड़े मजे लिया करते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दादा की 6वीं बरसी पर आज उन्हें इस तरह से हंसते हुए याद किया जाए, ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी, कृपा कीजिएगा मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी।